Good morning, students. Class 7 Social Studies, Chapter 3 The Sultanate Period. Till now, we have studied about the two dynasties, that is, Slave Dynasty and Khalji Dynasty. Today, we will continue with the third dynasty, that is the Tughlaq Dynasty. As we all know, हमने previous जो last end किया था वो था यहाँ पे After Alauddin's death, a war of succession broke out. The last Khalji ruler was Khusrau Malik. Ghiyasuddin defeated him and started the Tughlaq dynasty. Tughlaq dynasty ruled for close to 100 years, यानी almost 100 years इस dynasty ने rule किया था. दो powerful rulers थे, मोहम्मद बिन तुगलक एंड फिरोज शाह तुगलक, यानी ये टू पावरफुल सुल्तान थे तुगलक डायनेस्टी में. Ghiyasuddin Tughlaq 1320 to 1325. He was the first ruler of the dynasty. He put down rebellions and strengthened the sultanate. Rebellions का मतलब होता है जो लोग रेवोल्यूशन करते हैं गवर्नमेंट के अगेंस्ट या किसी पर्टिकुलर लीडर के अगेंस्ट जो कोई रेवोल्यूशन करते हैं तो उन्हें उन्होंने डिफीट किया और अपनी आर्मी को स्ट्रेंथ किया, मतलब पावरफुल बनाया. ही वॉज सक्सीडेड बाय हिज सन जौना खान. उनके बेटे थे जौना खान जिन्होंने टाइटल लिया था मोहम्मद बिन तुगलक का, यानी उन्होंने अपने आप को टाइटल दिया मोहम्मद बिन तुगलक. इन्होंने रूल किया था 1323 से 1351 तक. ये भी एक पावरफुल रूलर रहे थे. इब्न बतूता ने बहुत सी इंफॉर्मेशंस दी हैं इनके रूल के बारे में अपने अकाउंट्स में जो उन्होंने बुक्स में लिखे. उन्होंने ये बताया कि जो ये सुल्तान थे मोहम्मद बिन तुगलक, इनकी जो ग्रेट आइडियाज़ और प्लान्स थे वो फेल होते गए क्योंकि जो कॉमन पीपल है वो इनके प्लान्स को समझ नहीं सके. अब हम देखते हैं क्या ऐसे प्लान्स रहे थे जो फेल हो गए थे. फर्स्ट था टैक्सेशन इन द डोब. डोब रीजन वो होता है जो बहुत फर्टाइल होता है. दो रिवर्स के बीच कोई फर्टाइल लैंड है, दैट इज़ नेम्ड एज डोब. टू इंक्रीज रेवेन्यू कलेक्शन सुल्तान रेज द लैंड टैक्स इन द डोब रीजन. उन्होंने अपनी रेवेन्यू यानी इनकम को बढ़ाने के लिए, उस रेवेन्यू कलेक्शन को रेज करने के लिए लैंड टैक्स को रेज करने का सोचा. लेकिन उन्होंने जिस समय ये लैंड टैक्स रेज करने की पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया उसी समय वो पर्टिकुलर रीजन फेस कर रहा था सीवियर फैमिन, यानी उस समय बहुत ज़्यादा स्केर्सिटी हो रही थी फूड की. और इस समय में ये इंट्रोड्यूस करना शायद इसीलिए ये सुल्तान की जो प्लान या आइडियाज़ थे वो गलत हो रहे थे क्योंकि एक तरफ तो पीपल वे सफरिंग फ्रॉम द सीवियर फैमाइन और उस पर वो लैंड टैक्स को रेज करने की ऑर्डर पास कर रहे थे. टू रेज टैक्स एट सच टाइम वॉज अ मिस्टेक. ये इनकी बहुत बड़ी मिस्टेक हुई. इसमें जो पेजेंट्स थे, पेजेंट्स होते हैं आप कह सकते हो जो पुअर एग्रीकल्चर लेबर होते हैं जिनका सोशल स्टेटस बहुत ही लो होता है. दे अबंडेंट देयर लैंड, यानी वो अपने लैंड को छोड़ दी के चले गए. सम ऑफ देम रिवोल्टेड, कुछ लोगों ने रिवोल्यूशन भी किया. अल्टीमेटली सुल्तान को अपना जो ऑर्डर है वो विड्रॉ करना पड़ा, यानी वो ऑर्डर कैंसिल हुआ, मतलब लैंड टैक्स रेज नहीं किया गया. शिफ्ट ऑफ कैपिटल. 1327, Muhammad bin Tughlaq decided to shift the capital of the empire from Delhi to देवागिरी. उन्होंने उनके जो सल्तनत का कैपिटल था दिल्ली उसे शिफ्ट करने की जो इच्छा थी वो रखी और डिसाइड किया एंड दैट वाज टर्न टू देवागिरी, जिसे उन्होंने दूसरा नाम दिया दौलताबाद. बहुत से हिस्टोरियंस का कहना है कि इसके पीछे दो रीजंस थे. जो मेन टू रीजंस थे वही हैं Sultan felt that he would be able to control and administer the empire better from Daulatabad since it was located in the center of the empire. सुल्तान का मानना था कि दौलताबाद की जो लोकेशन है वो एम्पायर के सेंटर में है, इसीलिए वहाँ से सभी चीज़ों को एडमिन और कंट्रोल करना इजी हो जाएगा. सेकंड था जो हमने पहले भी पढ़ा था कि जो नॉर्दर्न फ्रंटियर रीजन्स थे दिल्ली के, वहाँ जो मंगोलियंस के अटैक हो रहे थे उससे भी वो अपनी जो दिल्ली है उससे उस पर जो खतरा था उससे वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं. और उन्होंने ऑर्डर दिया कि सभी पॉपुलेशन जो दिल्ली की थी वो मूव करें टू दौलताबाद. लोग अपना घर नहीं छोड़ना चाहते थे. पीपल डिड नॉट वांट टू लीव देयर होम्स बट हैड टू ओबे द किंग्स ऑर्डर्स. उन्हें किंग के ऑर्डर मानने ही पड़े.
हावेवर द किंग ने सुन रियलाइज़ किया कि बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल हो रहा था यहाँ रहकर दिल्ली की बाउंड्रीज़ को वॉच करना या उन पे कंट्रोल करना। इसीलिए उन्होंने रीशिफ्टिंग का ऑर्डर दिया और सभी को कहा कि वो दौलताबाद से वापस दिल्ली शिफ्ट हो जाएं। ये थी इनकी दूसरी कोशिश। इंट्रोडक्शन ऑफ अ टोकन करेंसी, दिस इज द थर्ड रिफॉर्म, लेट अस सी व्हाट इट इज। इन 1329 मोहम्मद बिन तुगलक इंट्रोड्यूस अ टोकन करेंसी। उन्होंने एक टोकन करेंसी इंट्रोड्यूस की जहाँ पे सिल्वर की शॉर्टेज के कारण उन्होंने जो कॉइन्स थे वो मिंट किए ब्रास और कॉपर मेटल्स के। ये कॉइन्स जो थे उनकी वैल्यू इक्वल कंसिडर की गई थी टू सिल्वर कॉइन। जो प्योर सिल्वर कॉइन होता है उसी के बराबर इनके वैल्यू को इंट्रोड्यूस किया गया। बाद में कहा गया कि वो लोग जो ख़जाना है, रॉयल ख़जाना हो जो राजा के पास होता है, उसमें वो अपने ब्रास और कॉपर कॉइन्स को सिल्वर कॉइन से एक्सचेंज कर सकते हैं। प्रॉब्लम यहाँ आई जब मोहम्मद बिन तुगलक फेल हो गए चेक करने के लिए जो इलीगल मिंटिंग होने लगी कॉइन्स की। यानी मिंटिंग होती है जो जहाँ कॉइन्स बनते हैं, ओके। क्योंकि जो कॉइन की डिज़ाइन थी वो बहुत सिंपल थी, यानी ऑर्डिनरी जो क्राफ्ट्समैन थे वो भी उसे इजीली कॉपी कर सकते थे। ब्रास और कॉपर जो मेटल्स थे वो इजीली अवेलेबल थे, इसीलिए लोगों ने बल्क में यानी लार्ज क्वांटिटी में इन मेटल्स को ख़रीदा और अपने ही घर पे कॉइन्स को मिंट करने लगे। यहाँ मिंटिंग ऑफ कॉइन स्टार्टेड एट द होम इटसेल्फ। जो किंगडम है वो ऐसा मान लो फ्लडेड विथ फॉर्ज्ड कॉइन, मतलब जो इलीगल कॉइन्स थे, ओके, डुप्लीकेट कॉइन्स, उनसे भर गया था किंगडम, क्योंकि सभी के पास इजीली अवेलेबल हो रहे थे। मनी की वैल्यू ख़त्म हो गई थी। जो ट्रेड हो रहा था फॉरेन कंट्रीज़ के साथ वो इन्हें इन कॉइन्स को लेने से मना कर रहे थे। दे वर रिफ्यूजिंग टू एक्सेप्ट दीज कॉइन्स। सुल्तान को जो ये उन्होंने जो कहा था कि आप सिल्वर कॉइन की से एक्सचेंज कर सकते हो अपने कॉइन्स को, तो उनकी मजबूरी बन गई कि वो जो डुप्लीकेट कॉइन्स थे, फॉर्ज्ड कॉइन्स थे, उन्हें सिल्वर कॉइन की जगह लोगों को देना पड़ रहा था। ट्रेजरी दस बिकेम एम्प्टी। इस तरह से उनका जो खजाना है वो खाली हो गया, क्योंकि सभी लोग अपने उन फॉर्ज्ड कॉइन्स को लेकर आए और सिल्वर कॉइन्स लेकर चले गए। जो एक्सपेरिमेंट ये था सुन ये इसको मतलब विड्रॉ होना पड़ा। बरानी ने लिखा है कि तुगलकाबाद के पास में आप उस समय देख सकते थे कि हीप्स ऑफ ब्रॉन्ज कॉइन, यानी ब्रॉन्ज के जो कॉइन्स थे उनके जैसे छोटे छोटे माउंटेन्स बन गए थे। यानी इतना ज़्यादा ओवर हो रहा था इलीगल मिंटिंग ऑफ कॉइन्स, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स आई। नेक्स्ट वाज द कराचल एक्सपेडिशन। अपनी नॉर्दर्न फ्रंटियर्स को सिक्योर करने के लिए, जो सल्तनत की नॉर्दर्न फ्रंटियर्स थी उनको सिक्योर करने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी आर्मी को भेजा कांगड़ा रीजन, जो आज का मॉडर्न हिमाचल प्रदेश है। वहाँ उन्होंने जो टेरिटरीज हैं उनको कॉन्कर किया और आगे उनकी आर्मी बढ़ी तिब्बत पे। इस दौरान जो वॉर हुआ इट सफ़र्ड हैवी कैजुअल्टीज़। कैजुअल्टीज़ का मतलब होता है आपके जो वॉर में जो आर्मी होती है, यानी जब पीपल killed or injured in a war or accident, that is termed as casualties. Khorasan expedition. To expand the empire, Muhammad bin Tughlaq decided to conquer Khorasan in Central Asia. He raised a large army and spent a lot of money on weapons and other war supplies. The soldiers were also given 1 year salary in advance as an incentive. अपने एम्पायर को एक्सपैंड करने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने डिसाइड किया कि वो कॉन्कर करेंगे खुसरान, जो सेंट्रल एशिया में है। उन्होंने अपनी आर्मी को रेस किया, बहुत सारे पैसे उस पर स्पेंड किए, उनकी वेपन्स पे और जो भी वॉर सप्लाईज में चीज़ें रिक्वायर्ड थी। सोल्जर्स को 1 ईयर की सैलरी एडवांस में दी गई थी एज एन इंसेंटिव। इंसेंटिव का मतलब होता है कि आप किसी को कोई ऐसा कुछ दे रहे हो जिससे उनको मोटिवेशन मिलता है। However, the expedition was withdrawn because of the difficulties the army would face in an alien land.
यहाँ ये एक्सपेडिशन विड्रॉ करना पड़ा क्योंकि जब आर्मी सेंट्रल एशिया की तरफ गई तो उनके लिए ये पर्टिकुलर लैंड एक एलियन लैंड की तरह था, जहाँ आप कुछ भी नहीं जानते हो, कोई आइडिया नहीं हो आपको उस पर्टिकुलर एरिया के बारे में। एलियंस हम नॉर्मली कहते हैं जिन्हें हम नहीं समझ पाते, जो हमसे कुछ अलग होते हैं, डिफरेंट। द सोल्जर्स सो रिक्रूटेड वेयर डिसबैंडेड। जो सोल्जर्स थे जिनकी लिस्ट बनाई गई थी कि जो इसमें मूव करेंगे या प्रोसीड करेंगे इस पर्टिकुलर वॉर के लिए, वे डिसबैंडेड यानी उन्हें मना कर दिया गया था। वो जो था उनकी जो आर्मी थी वो ब्रेक हो गई थी, दैट वॉज ब्रोकन। मोहम्मद बिन तुगलक बिकेम वेरी अनपॉपुलर बिकॉज ऑफ हिज स्कीम्स। उनकी जो ये स्कीम्स थी उनकी वजह से वो काफ़ी अनपॉपुलर हुए क्योंकि इनकी कोई भी स्कीम सक्सेसफुल नहीं रही। ही लॉस्ट द ट्रस्ट ऑफ हिज नोबल्स, द उलेमा एंड द पीपल ऑफ हिज एम्पायर। उनके किंगडम में जो नोबल्स थे उनका ट्रस्ट भी उन्होंने खो दिया था। जो उलेमा थे, उलेमा होते हैं स्कॉलर्स ऑफ इस्लामिक लर्निंग, यानी जो इस्लाम धर्म की नॉलेज रखते हैं, उनके जो स्कॉलर्स होते हैं उन्हें उलेमा कहा गया था। और जो लोग थे एम्पायर के, दे वर ऑल्सो नॉट satisfied by Muhammad bin Tughlaq's schemes. सुल्तान वॉज अनेबल टू कंट्रोल हिज एम्पायर इफेक्टिवली। कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, जगह जगह रेवोल्यूशन होने लगे, जैसे बंगाल, गुजरात, वारंगल और भी अदर प्लेसेस पे। टू पावरफुल रीजनल किंगडम्स, उसी टाइम में दो पावरफुल रीजनल किंगडम्स विजयनगर और भामनी उभर कर आए, साउथ इंडिया और डेक्कन में रिस्पेक्टिवली। इनके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। फिरोज शाह तुगलक 1351 to 1388। फिरोज शाह तुगलक वॉज मोहम्मद बिन तुगलक कज़न। ये मोहम्मद बिन तुगलक के कज़न थे। ये सपोर्ट करना चाहते थे, ही वॉन्टेड द सपोर्ट, यानी वो खुद सपोर्ट चाहते थे नोबल्स का और उलेमास का, सो दैट वो पीसफुली अपने किंगडम को रूल कर सकते थे। दस ही गेव देम बिगर इक्तास विच वे मेड हेरिडिटरी। इक्तास का मतलब है जो ऑफिसर्स होते हैं किंगडम के, उनको लैंड देना, और वो लैंड बाद में उनकी डेथ के बाद उनके बच्चों को मिल जाता। तो ये एक तरह से हेरिडिटरी डिक्लेयर कर दिया गया था। तो सो अपॉन द डेथ ऑफ अ नोबल हिज इक्ता वुड पास ऑन टू हिज सन, यानी वो लैंड उनसे वापस नहीं लिया जाता था, वो उनके जो सक्सेसर्स होते थे यानी उनके बेटे या जो भी, उन्हें वो लैंड मिल जाता था। तो ये था इक्तास। टू प्लीज़ द उलेमा ही रूल्ड अकॉर्डिंग टू इस्लामिक लॉ। जो उलेमास थे यानी जो स्कॉलर्स थे इस्लामिक रिलीजन के, उन्हें खुश करने के लिए, प्लीज़ करने के लिए फिरोज शाह ने उनके अकॉर्डिंग रूल किया, यानी इस्लामिक लॉ को फॉलो किया। इसका रिजल्ट क्या रहा? जो नोबल्स और उलेमास थे वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गए एंड बिगेन टू इन्फ्लुएंस, यानी उन्हीं के अकॉर्डिंग सुल्तान अपने डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन को फॉलो करने लगे, यानी प्रोसीड करने लगे, यानी जिस तरह वो कहते रहे उसके अकॉर्डिंग ही सुल्तान काम करते रहे। एज अ रिफॉर्मर फिरोज शाह वॉज वेरी सक्सेसफुल। ही बिल्ट मैनी कैनल्स, टैंक्स, वेल्स, हॉस्पिटल्स एंड रेस्ट हाउसेस। उन्होंने न्यू टाउन्स फाउंड किए जिनका नाम था जौनपुर, फिरोजपुर, फिरोज़ाबाद, हिसार, फिरोज़ा। उन्होंने बहुत सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन भी सेटअप किए जिनमें बहुत सारा संस्कृत का काम होता था, जहाँ संस्कृत का वर्क ट्रांसलेट किया जाता था पर्शियन और अरबिक लैंग्वेज में, सो दैट वहाँ के लोग भी इसे रीड कर सके ईजिली। आफ्टर द डेथ ऑफ फिरोज शाह हिज एम्पायर ब्रोक अप। मैनी रीजन्स बिकेम इंडिपेंडेंट सून। द सल्तनत वॉज रिड्यूस्ड टू दिल्ली एंड द सराउंडिंग एरियाज। इनकी डेथ के बाद बहुत सारे रीजन्स इंडिपेंडेंट हो गए और खुद से रूल करने लगे। तिमूर्स इन्वेशन 1398। द मंगोल रूलर, जो मंगोल ट्राइब्स के बारे में हमने रीड किया था, जो आए थे खलजी डायनेस्टी के दौरान, जब वो रूल कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे इन्वेड करने की। और हमने यहाँ भी देखा जब तुगलक डायनेस्टी में भी इनका अटैक बढ़ रहा था, तो इन्हीं के एक रूलर जिनका नाम था तिमूर वॉज अ रूलर ऑफ द लार्ज एम्पायर इन सेंट्रल एशिया। ही इन्वेडेड इंडिया एंड अटैक्ड एंड लूटेड दिल्ली। दिल्ली को लूट लिया, यानी सारा खजाना ले लिया। हज़ारों लोगों को उन्होंने बहुत बुरी तरह से मारा, यानी किल किया, मैसेकर। विद द लूट ही कलेक्टेड ही ब्यूटिफाइड हिज कैपिटल, यानी जितना भी खजाना उसने लूटा था अपने किंगडम को उसने बहुत ज़्यादा सुंदर बना दिया। ब्यूटिफाइड हिज कैपिटल समरकंद।
विथ एलिगेंट बिल्डिंग्स, यानी बहुत ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स बनाई, पैलेसेस बनाए और मॉस्क बनाए। बिफोर लीविंग दिल्ली, तैमूर अपॉइंटेड Khizr Khan as his deputy in India. Khizr Khan became the first सैयदी रूलर। आज हम यहीं तक रीड करेंगे, यू गो थ्रू इट। उसके बाद हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में जो कुछ एस्पेक्ट्स हैं तुगलक रूलर की वो हम रीड करेंगे, और उसके बाद जो 2 डायनेस्टीज और रह जाती हैं विल डिस्कस ओवर देम ऑल्सो। टिल देन यू रीड द चैप्टर। आई होप आपने सेक्शन डी के फर्स्ट 3 क्वेश्चन आंसर्स कर लिए हैं अपनी फेयर नोटबुक में। डू लर्न देम ऑल्सो। टेक केयर। थैंक यू क्लास।